हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले उनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना दिए जाने की बात हो रही थी। फिर उन्होंने तस्लीम किया कि वो बिल्कुल थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फिर बाद में मौक़िफ़ दिया कि ये पार्टी फंडिंग के इश्तिहारात की जो है वो बात हो रही थी। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने, बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने 2-3 स्लाइड्स जारी की जिसमें बताया गया कि 5 साल में नून लीग ने कितने चैनल्स को कितने इश्तिहारात दिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी बनेगी जिसकी बाकायदा तहकीकात होंगी। मैं ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता, हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब खुद मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये बताइएगा कि इस कमेटी में कौन शामिल होगा, इसका डोमेन क्या होगा, कितने अरसे में तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, और ऑब्वियसली आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये शफाफ तहकीकात होंगी। देखिए जी, तहकीकात तो शफाफ इसलिए होनी है कि कोई ओरल एविडेंस वगैरह तो है नहीं ना। ये तो रिकॉर्ड है जो कि PIT का मौजूद है और उसके मुताबिक जो है वो आपके सामने ले आएंगे, जो यहाँ पे एक फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। तो ये सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि मंगल तक हम एक इनिशियल रिपोर्ट जारी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जो जर्नलिस्ट जो हैं जिन्होंने बैरून मुल्क के दौरे हुकूमत ने स्पॉन्सर किए हैं, जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं, वो लिस्ट भी हम जारी कर दें ताकि एक दफा लोगों को पता चल जाए कि कौन कहाँ खड़ा है। जी, अच्छा, आपने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ये बात कहा कि कुछ जर्नलिस्टों को भी जो है वो पैसे दिए गए हैं। क्या ये कैश की सूरत में दिए गए हैं और आप ये वाज़े तौर पर सामने लाएंगे ये पूरी तफसीलात, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम सारे जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि पता चले कि क्या हमने तो नहीं लिए पैसे उनसे। पैसे दिए गए हैं मैंने तो उस तरह से नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि मुराद दी गई है और जितने दी गई हैं वो इंशाल्लाह की रिपोर्ट जब आएगी तो इसमें सामने आ जाएगा। पैसे भी दिए गए होंगे तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो हमारे दौर में आने से पहले रिपील हो गया था, उस वक्त था। वो जो लिस्ट है वो भी मौजूद है, वो भी देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन लोग शामिल। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, फिर ये भी तो होना चाहिए कि आपके दौर की भी पूरी तफसीलात इन 3 सालों की एटलीस्ट ये सामने आए कि कितने इश्तिहारात किन किन चैनल्स को मिले, क्या उनमें मंजूर नज़र चैनल्स को ज़्यादा मिले, नहीं मिले, और अगर सहाफ़ियों को भी मराहत वगैरह मिली है तो इन 3 सालों की भी आएंगी सामने। 2018 में जब मैं पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था तो उसी वक्त मैंने ये कर दिया था कि मैंने PIT की जो तमाम एडवर्टीजमेंट है वो इंटरनेट के ऊपर कर दी। लिहाजा अब तमाम हमारे दौर के जो तमाम एडवर्टीजमेंट है रोजाना की, वो PIT की वेबसाइट पर डिस्प्ले होती है। तो रोजाना जाके आप देख सकते हैं कि किसको कितने ऐड मिले और किसको कितनी पेमेंट। अच्छा फवाद चौधरी साहब, नून लीग का ये मौक़िफ़ भी है। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत वक्त का सवाबदीद है कि टारगेट ऑडियंस क्या चूज़ करनी है, कैंपेन क्या है, वो सारा है, तो ये हुकूमत का इख्तियार है। आप इस मौक़िफ़ पे क्या बोलेंगे? ये बात ठीक है कि हुकूमत का इख्तियार है कि वो फैसला करे, क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ और मैं फैसला करूंगा कि किसको चैनल को या किससे मुझे ज्यादा फायदा होता है, कहाँ पर जो मेरा ऑडियंस है वो ज्यादा देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझिए कि अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं 7 की, तो मेरे ख्याल में जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा जो खवातीन है वो देखती हैं, तो आप कहेंगे कि उनके ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला हुकूमत का नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो हुकूमत का पैसा कंट्रोल कर रही थी, और जो परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब थे वो बेचारे पपेट थे। और मरियम नवाज ने एतराफ किया है कि वो फैसले कर रही थी हुकूमत की एडवर्टाइजमेंट के, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है जब आप एक पब्लिक मनी को इस तरह से कंट्रोल करें। अच्छा चौधरी साहब, लेकिन मंजूर नज़र चैनल तो आप लोगों की भी है ना। फ़र्ज़ करें मैं अगर खान साहब को इंटरव्यू करना चाहूँ तो ये देखा जाएगा कि मैं किस चैनल से हूँ, तो उन सबको मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपने मनपसंद चैनल्स को नवाजने के। पैसे इश्तिहारात बांटना एक होता है, अब तो ये फेवर्स और ये चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को भी अपने कॉन्डक्ट से शो करना है कि अगर आप उन पर तनकीद कर रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे तो ना हो।
नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल ही फजूल बात है आपकी। नहीं फजूल क्या है, मैं सही आपको बता रहा हूँ, हकीकत है। नहीं ना करे, नहीं, मेरा बेटा तो फैसले नहीं ना करेगा कि मेरे हुकूमत के फैसले कौन करेगा, या मेरी बेटी तो फैसले नहीं ना कर सकती। मैं फैसला करूंगा कि मेरी ऑडियंस कहाँ पे है, जैसा मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है। ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है कि आपने वजारत इत्तलात को बिल्कुल बाईपास कर दिया और अपनी बेटी को ख्याल दिए कि वो अरबों रुपए के सरकारी अखराजात करें और उसको रोकें और करें। I mean, this is the worst kind of fascism you can expect from any party. ठीक है चोई साहब, आखिर में लेकिन वो जो मेरा सवाल था कि खान साहब भी सिर्फ अपने मनपसंद एंकर्स को इंटरव्यू देते हैं, मनपसंद चैनल्स को। ये तो देखो बिल्कुल ही गलत बात है। इमरान खान ने जितने लोगों को सख्त इंटरव्यू दिए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में, नवाज शरीफ से तो आप अभी मिल के आए हैं, उससे इंटरव्यू लेके दिखाते ना मुझे। नहीं, वो नवाज शरीफ को इंटरव्यू को तो ऑन एयर नहीं कर सकते, वो हम कर देंगे, लेकिन खान साहब अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। मेरी बात सुने, आपने वीलॉग पे कर देते। नवाज शरीफ को आप ये कहीं तो इंटरव्यू ही नहीं देते। ये तो अपने मतलब जो आपका जो चैनल है या जो कुछ और चैनल होंगे, चहीते 3 लोगों को भी इंटरव्यू नहीं देते, बाकियों को तो छोड़ दें। उनसे कोई भी इंटरव्यू लेके दिखा दे और उनसे पूछ लें पैनामा के ऊपर, इमरान खान इतने सख्त इंटरव्यू देता है या जिस तरह वो बैठ के बात करता है उस तरह की बात कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में उसके। ठीक है, नहीं चौधरी साहब आप गारंटी ले लें, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मैं कर दूंगा ऑन एयर, आप करवा दें। आप वीलॉग पे कर देना। ठीक है, चले ठीक है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। हाज़िर, मुल्क में माशी सूरत हाल, स्पेशली जब से IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, तो बड़े कंसर्न्स हैं। जितने भी मईशतदान हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, ओपोजिशन है, वो उनका कंसर्न ये है कि अभी महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है। अगले 2 से 3 माह जो हैं अवाम के लिए जो हैं वो कड़े हैं, और मैंने दुरुस्त कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी कड़े ऐसे होंगे कि खान साहब जो हैं जब से गवर्नमेंट में आए हैं वो ये कहते हैं कि अगले 6 माह सख्ती है, उसके बाद जो है वो मामलात सेटल हो जाएंगे। ऐसे करते करते ये 3.5 साल जो हैं, तकरीबन 3 साल और कुछ महीने जो हैं वो बड़े कड़े गुजरे हैं आवाम के, और कोई राहत हमें नज़र भी नहीं आ रही। माशी इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो वो स्पेशली इन्फ्लेशन जो है जितनी तेज़ी से बढ़ चुकी है, फिर रुपए जितनी तेज़ी से डिवैल्यू हुआ, सिर्फ 3 साल अगर आप उठा के देखें तो 45% पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है वो गिर चुकी है। तो अगर हुकूमत इन्फ्लेशन कंट्रोल भी कर ले, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह स्टेट बैंक ने डिवैल्यू की है पाकिस्तानी करेंसी, और ख़ुद मुशीर ख़जाना साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू में ये कह भी चुके हैं कि स्टेट बैंक इससे सीखेगा, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो 166 है और डॉलर को इधर ही होना चाहिए। यानी स्टेट बैंक ने गलतियां की हैं, मुशीर ख़जाना साहब कह रहे हैं, वो उनसे सीखेगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कुछ सियासी सवालात भी पूछेंगे। एहसन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं। एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी तफसील से मैंने देखी। हमें तो हमेशा यही बताया गया हुकूमत की जानिब से कि ओपोजिशन जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, मईशत जो है वो ट्रैक पर है। आप मुझे ये बताएं, 2-3 मोटे मोटे कंसर्न्स क्या हैं मईशत को लेकर ओपोजिशन के, मुस्लिम लीग नून के? देखिए, सबसे पहला कंसर्न तो वही है कि जो अवाम का भी कंसर्न है, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान है जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से टूट चुका है। और इस महंगाई के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, उनको ये कहना कि हुकूमत को महंगाई पैसे में मिली है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में महंगाई की शरह तकरीबन 4.5-5% रही थी। ये इस हुकूमत में अब 9-10% पे जा चुकी है, दुगनी शरह हो गई है। और इसकी असल वजह वो डिवैल्यूएशन है जो हुकूमत ने बग़ैर सोचे समझे रुपए की कीमत में की है, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत का बड़ी हद तक दारोमदार बुनियादी जो इसकी ज़रूरतें हैं उनका इम्पोर्टेड आइटम्स पे है, वो डॉलर के अंदर आती हैं। चाहे वो तेल है, चाहे वो खुर्दनी तेल है, चाहे वो चाय है, चाहे वो अब इस हुकूमत के दौर में अजनास हैं और ज़रूरी हमारी अजनास हैं जो कि पहले हमें ज़रूरत नहीं होती थी मंगाने की। तो जब आप 50% तक डिवैल्यूएशन कर देंगे, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ कौमी असम्बली में रखा था कि इसके नतीजे में बदतरीन महंगाई लोगों पर आएगी। हुकूमत इसका इनकार करती थी।
दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने ग्रोथ मोमेंटम जो मईशत का था, जिसे हमने 5.8% पे छोड़ा था, उसे तोड़ दिया। और उसके टूटने की वजह यह थी कि हुकूमत ने हर उस चीज़ की जो पिछली हुकूमत ने की थी नफ़ी करना शुरू कर दी। हत्ता ये कि इब्तदा में ठीक। इन्होंने सीपैक जैसे सूबे की भी नफ़ी की, जिससे जो हमारे सरमायाकार थे उनमें बेयकीनी बढ़ी, मुल्क के अंदर खौफ पैदा हुआ, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई उससे सही। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने फैसला करना छोड़ दिया। तो मुल्क के अंदर एक डिसफंक्शनल हो गई फैसला साजी का अमल, जिसने मजीद मसाइल को पैदा कर दिया। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि हुकूमत ने लगता है कि माफियाज को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जितना मर्जी अवाम का पैसा लूटें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थे, जो हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स थे, वो मुकम्मल तौर पे गैर मौसर हो चुके हैं। नतीजा ये है कि हर लॉबी जो है, हर स्टॉकिस्ट जो है, वो अपनी मर्जी के साथ चीजों की कमी पैदा करता है, उसकी कीमतों को ठीक है। सेट करता है घंटों के अच्छा, हिसाब से। एहसन साहब, यहाँ पे मैं एक कतई कलामी की माफी, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 3 पॉइंट्स आपने गिनवाए, महंगाई है, फैसला साजी का फुकदान है जिसको आपने ग्रोथ रेट से भी जोड़ा, और माफियाज हैं। लेकिन बदकिस्मती से ओपोजिशन के पास भी कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी नजर नहीं आ रही। पीडीएम का इजलास है, 22 को हो रहा है, लॉन्ग मार्च करना है, एक और तारीख दे दी जाती है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने, ओपोजिशन आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जिस ओपोजिशन को अवाम का इतना दर्द हो, वो आपस में इख्तिलाफात बुलाकर कोई अल्टरनेटिव दे। आप लोग आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। फैसला साजी का फुकदान हमें वहां पे भी दिख रहा है ना। देखिए, ऑपोजिशन के अंदर फैसला साजी का फुकदान नहीं है। ऑपोजिशन ने जो दबाव शुरू किया था, आपने देखा था कि हुकूमत उसके नतीजे में कौमी असम्बली में भी शिकस्त खा गई और फिर मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास को भी मौखर करने पे मजबूर हो गई, उससे राय फरार ली। लेकिन फिर ऑपोजिशन का टेलीफोन कॉलों पे कोई कंट्रोल नहीं है। टेलीफोन कॉलों के जरिए वो हुकूमत के रूठे हुए लोग दोबारा हुकूमत के साथ जुड़ गए और उन्होंने एक मसनूई अददी अक्सरियत के साथ कवानीन को गैर आइनी तौर पे बुलडोज किया। और अगर ये टेलीफोन ना चलते तो ये हुकूमत ख़त्म थी, ये हुकूमत को शिकस्त हो जाना यकीनी था। तो इसलिए हमारा जो सियासी महाज है, हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि इसमें मसाइल और पेचीदगियाँ इस वजह से पैदा होती हैं कि यह खाली पॉलिटिकल फोर्सेस की सवाबदीद पे नहीं चलता, इसमें गैर सियासी कुव्वतें भी मुदाखलत करती हैं, जिससे ये मामला तो पेचीदा हो जाते हैं। एहसन साहब, फिर मुझे ये पूछने की इजाजत दीजिए कि आप अभी भी कन्विंस नहीं हैं कि अभी टेलीफोन चलने का सिलसिला रुक चुका है या नहीं रुका, इसी वजह से पीडीएम जो है वो थोड़ी सी स्टक है, या पूरी अपोजिशन कन्विंस्ड के अगर कोई मूव करें तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए थे उसमें हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं देखी थी और इसको सब तबकों ने, सब सियासी कुव्वतों ने सराहा था। नतीजा ये है कि मौजूदा कवानीन के तहत नहायत शफाफ इलेक्शन हुए, किसी ने उनके नताइज को चैलेंज नहीं किया था। तो हमें एक उम्मीद पैदा हुई थी कि जो गैर जमहूरी मुदाखलत है वो सियासी अमल में शायद अब नहीं होगी। लेकिन जो जॉइंट सेशन था, इसके अंदर दोबारा ये मुदाखलत हुई है, जिससे बदएतमादी पैदा हुई है। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में हमें ना ईवीएम की ज़रूरत है, ना किसी कानून को बदलने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ 1 पॉइंट रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हमारे रियासत के इदारे गैर जानिबदार हो जाएं। वो सबकी प्रॉपर्टी हैं, वो किसी एक जमात के साथ मुंसलिक नहीं हो सकते। और माजी में जब भी हुए हैं उससे मुल्क का भी नुकसान हुआ है और खुद उनका भी नुकसान हुआ है। ठीक। अच्छा, एहसन साहब ये बताइएगा, आज फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि जी जो मरियम नवाज की एक ऑडियो आई है सामने, जिसमें वो कह रही हैं कि फलां को इश्तिहार ना दें, इसको दें, और उन्होंने एडमिट भी किया कि बिल्कुल ये है। उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ फिगर्स रिलीज किए हैं, जिसके मुताबिक एयरवाई को, जियो को 3 अरब और दुनिया और एक्सप्रेस को अरब 1.5 अरब और एयरवाई को जो है वो 8 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए हैं, जिस पर बड़ा वावेला भी मच रहा है। और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जी नून लीग जब हुकूमत में आ जाती है तो कुछ और होती है, ओपोजिशन में आके जो है उनको आइन भी याद आ जाता है और ये सारी चीज़ें, मीडिया की आज़ादी इज़हार राय भी याद आ जाती है। तो ये कमेटी जो भी तहकीकात करेगी, ऑब्वियसली फिगर्स को तो फज नहीं किया जा सकता, जो भी जिनको जितने इश्तिहारात मिले हैं
आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको भी मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए इसको कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए ना, अगर तो कोई शफाफ तहकीकात होंगी तो बिल्कुल वेलकम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता था कि ये जो उन्होंने इश्तिहारात की कमेटी बनाई है, क्या ही अच्छा होता कि पूरी हुकूमत जो है वो साकिब निसार साहब का वकील सफाई बनने की बजाय ये कहते हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो इस ऑडियो लीक की जो आई है, जो एक बहुत संगीन बात है कि हमारे चीफ जस्टिस साबिक के हवाले से आई है, इसकी भी हम तहकीकात की एक कमेटी बना रहे हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और अगर ये झूठी है तो फिर हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर इतनी बड़ी झूठ का इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है। तो हुकूमत को तो उस मामले में पहल करनी चाहिए थी। लेकिन मैं इसमें दो बातें कहूँगा। देखिए आदिल, पहली जी। बात यह है कि मरियम साहबा ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्होंने पार्टी के इश्तिहारात के हवाले से कहा, और पार्टी का ये उसका सही। इस्तेकाक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये सवाब दी इस्तेकाक है बिल्कुल। कि जब वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती है तो वो अपना मीडियम खुद चूज कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत के इश्तिहारात हैं वो भी आप किसी एडवर्टाइजर से पूछें, किसी मार्केटिंग करने वाले से पूछें, तो वो अपने मीडियम को चूज करने में आज़ाद होता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उस टारगेट ऑडियंस के लिए कौन सा मीडियम है, कौन से अखबारात हैं, कौन सा चैनल है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई बात सिंध के लोगों तक कहना चाहता हूं तो मैं उसके लिए सिंध के अखबारात को सिर्फ इश्तिहार दूंगा, पंजाब और केपी के ठीक। अखबारात को नहीं तो दूंगा। ऐसे या सब मैं अल्फाज समझता हूं दीगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ARY को 8 करोड़ के इश्तिहार मिले और जियो को 3 अरब मिले तो हुकूमत बिल्कुल आज़ाद है अपनी टारगेट ऑडियंस चुनने में और इन सारी चीज़ों में? मैं एक बात इसमें वाजे कर दूं, देखिए अगर हम इश्तिहारात के जरिए चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो जियो से लेकर ARY तक हमारी हुकूमत ने बदतरीन तनकीद का सामना किया है, हम तो नाकाम रहे हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 सालों के अंदर इस हुकूमत के सामने सारे चैनल्स जो है वो मुस्बत रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या ये मुस्बत रिपोर्टिंग उन इश्तिहारात का नतीजा है जो इस हुकूमत ने दी है? ये एक ऐसी बेमानी बात है जो ये कर रहे हैं। ठीक, चल। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े क्लियर हेडेड आंसर एहसन इकबाल साहब ने दिए। सवालात हम जो भी हमारे जहन में थे उनके सामने रखे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फ़ाद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। रेड जोन का एक और ज़बरदस्त कॉलम आज छप चुका है, उनसे तफसीली तजिया लेंगे कि ये कन्फ्यूजन क्यों है। अपोजिशन भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है, हुकूमत भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। और फ़ाद साहब ने आज ये भी लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई क्लियर कट वाज़े नहीं है क्या हुआ है, और डी चौक में जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है। ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक। राज़ीन, डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर और ज़बरदस्त कॉलमिस्ट फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद साहब, आज आपका कॉलम पढ़ा, अपोजिशन भी कंफ्यूज है, हुकूमत भी कंफ्यूज है, एस्टेब्लिशमेंट भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज होगा आपका कॉलम पढ़कर। अब ये अगले 2 से 3 महीने ऑब्वियसली बड़े अहम हैं और अगले नवंबर में खान साहब ने बड़ा अहम फैसला करना है। क्या होने जा रहा है? मामलात जो हैं सियासी अदम इस्तेकाम की जानिब बढ़ते दिख रहे हैं मुझे तो। देखिए, मेरे ख्याल में शाहज़ेब ये बात आपकी कुछ हद तक दुरुस्त है। कंफ्यूजन मौजूद है और आने वाले दिनों में कोई ऐसी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि ये कंफ्यूजन कम होने जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं कंफ्यूजन को दूर करने के, वो हमें नजर नहीं आ रहे। इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो ये समझती है कि उसको स्पेस मिल रही है जब से इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या इख्तिलाफ राय हुआ है DGI के अपॉइंटमेंट पे। लोग समझते हैं कि वो खत्म हो गया मामला, क्योंकि जॉइंट सेशन में जो है वो नंबर्स पूरे हो गए थे और उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन जो हमारे जराए हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ बहुत हद तक कुछ ना कुछ वो इख्तिलाफ मौजूद है। और वो जो एक रिलेशनशिप थी उससे, उस मामले से पहले की, वो अब वो भले वक्त अभी वापस नहीं आए और शायद आने वाले दिनों में आते हुए नजर भी नहीं आ रहे। तो वो जो स्पेस खुली है ऑपोजिशन के लिए, उनको लगता है कि वो शायद उसको उस स्पेस में घुसकर और वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि वाकई में वो स्पेस उतनी बड़ी है जितनी वो समझ रहे हैं। तो
गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि गवर्नमेंट के जाने के वक्त आ रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है खामोशी से कि अब पीटीआई को अपना सियासी बोझ खुद उठाना चाहिए, लेकिन वो उन्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ भी नहीं रहे। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन है जिसकी रोशनी में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अच्छा वासिफ, आपने एक बात बड़ी वाजे की कि एक मामला दोबारा बहाल होना मुश्किल नजर आते हैं। जॉइंट सेशन में जो हुआ हमारे सामने, अब खान साहब अपने कंधों पर हुकूमत बमुश्किल चला पाएंगे, इत्तेहादी उनसे नाराज हैं। अगर खान साहब अपनी जात पर हुकूमत बचाने के लिए आ जाएं तो हफ्ता भी शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये भी एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन क्या बात उस तरफ जो है वो जाती वाज़ेही दिख रही है, या ये सफ़ा जो है वो टेप से ही सही लेकिन दोबारा जुड़ भी सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत हद तक डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन जो है वो अपने पत्ते कैसे खेलती है। अगर तो ये जो उन्हें कुछ हद तक एक मौका मिला है उसका फायदा उठाते हुए वो इस तरह की कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट कर सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में एक इस तरह का नई बसात जो है वो बिछाने में कुछ आसानी हो, तो फिर तो ये जो नंबर्स गेम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और अब देखिए उसकी इंडिकेशंस क्या हैं कि एक तरफ से ऑपोजिशन के कुछ लोग जो हैं, खासतौर पर नून लीग की मैं बात कर रहा हूं, जो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप बने, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब से साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप आई है, ऑडियो लीक आई है जो मुबैना तौर पर उनकी है, तो उसके बाद जो नून लीग ने जिस तरीके से एक चढ़ाई की है गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कि वो असल में इशारा कहीं और कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजिंग और मुतजाद किस्म के सिग्नल्स हमें नजर आते हैं ऑपोजिशन से, इससे ये कहना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में वो उस मौके का फायदा उठा पाएंगे जो उन्हें मिला है। और अगर वो नहीं उठा पाएंगे और फिर वो जो है वो एक जारहाना किस्म की सियासत करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के सामने, तो फिर शायद हुकूमत को फायदा हो जाए। और जो वन पेज जिसका आप कह रहे हैं कि वो उसको टेप से अच्छा, नून लीग की बात करते हैं। मरियम नवाज ने गरजदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ये चीजें आगे जाकर जो है आपको तब्दील होती नजर आ रही है? मरियम और नवाज शरीफ की सजाएं जो हैं अनडू भी हो सकती हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते रहे हैं 4-5 साल, उनके भी राब्ते बहाल होना शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। और अगर जिस तरीके से कुछ लोग ऑपोजिशन में ये सोच रहे हैं या मामलात को देख रहे हैं आने वाले हफ्तों में और महीनों में, और अगर वो मामलात उसी तरीके से अनफोल्ड होते हैं, तो फिर तो ये जिन बातों का जिक्र आपने किया ये तमाम तर मुमकिनात में शामिल है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे ऐसे मराइल हैं जिनसे गुजरना है, बहुत सारे ऐसे रुकावटें हैं जिनको अबूर करना है। और इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर से जो सिग्नल्स मुझे कम से कम मिल रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि उनके इरादे तो शायद एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके जो प्लान्स हैं और उनके जो जिस तरीके से वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पे क्लैरिटी कुछ कम नजर आ रही है। और इसीलिए आप नोट करें शाहजेब साहब के जो पीडीएम है उससे भी आपको कोई बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। वो बार बार मीटिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि हम अगली मीटिंग में ऐलान करेंगे। उसकी एक मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन एक वजह यही है कि वो जो एक क्लैरिटी की उन्हें जरूरत है तमाम जमातों को ऑपोजिशन की कि हमें करना क्या है, वहां पे बहस चल रही है। इंटरेस्टिंग एनालिसिस फासद। तो पीडीएम है फैसला नहीं कर पा रही, अगर तो खान साहब के पीछे से सपोर्ट हट जाती है, हुकूमत गिर जाती है, कोई और ऑप्शन है नहीं, नून लीग मान रही नहीं है, पीपल्स पार्टी की क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में कंफ्यूजन अगर बढ़ती है तो अगले साल डेट खान साहब आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, जब तक जो है वो ये ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो को अपना लाहेमल क्लियर नहीं करती और उसके मुताबिक वो बाकायदा तौर पर कोई इस तरह का एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बनाती, तब तक खान साहब की हुकूमत के गिरने के इम्कान कम है। क्योंकि देखें, सबसे बड़ा इशू है ये कि वैक्यूम नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक पीडीएम के अंदर से ये कंफ्यूजन जो है वो बाहर आती रहेगी, जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये फैसला नहीं कर पाएगी कि उसने इस मौके पर करना क्या है, तब तक खान साहब की हुकूमत जो है वो जैसी भी है, यानी कमजोर है, लूली लंगड़ी है,
वो उसी तरह काम करती रहेगी और अल्टीमेटली ऑपोजिशन की कंफ्यूजन के बेनिफिशियरी एक बार फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। फ़ाद हुसैन की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, फ़ाद साहब का बड़ा दिलचस्प और डिटेल तजिया आपने सुना। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गैस बहरान के बाद पेट्रोल बहरान एक दफ़ा फिर सर उठा चुका है, मुल्क भर में नायाब हो चुका है पेट्रोल। तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक बुरान ख़त्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। इस वक्त मुल्क में सियासी बुरानों के अलावा इंतज़ामी बुरान भी मौजूद है। महंगाई का बुरान, गैस का बुरान और अब आ चुका है पेट्रोल का बुरान। अभी अवाम पेट्रोल की कीमतों में बेशबा इजाफे पर परेशान थी कि अब पेट्रोल नायाब होने की परेशानी ने आगे रहे। सोशल मीडिया इस वक्त पेट्रोल जो है नापैद है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। गुज़श्ता शब से पेट्रोल पंप्स पर जो है ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जैसे मुल्क में पेट्रोल जो है वो सिर्फ चंद दिनों का ही रह गया हो। इन परेशान कुन मनाजिर की वजह से जो असल वजह है वो पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन की हड़ताल है, जिसके बायस मुल्क में इक्का दुक्का के अलावा अक्सर पेट्रोल पंपों पर जो है वो ताले पड़े हुए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि इस वक्त पेट्रोल पंप्स जो हैं वो फी लीटर पेट्रोल पर 2.7% यानी ₹3.90 जो है वो मुनाफा लेते हैं, जिसे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 6% तक बढ़ाने का मुतालबा किया था, जिसके तहत पेट्रोल पर जो है वो मुनाफा तकरीबन ₹9.25 फी लीटर और डीजल पर मुनाफा जो है वो ₹8.5 बनता है। लेकिन हुकूमत इस मुतालबे को मनोअन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने ऑल्दो लचक ज़रूर दिखाई और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है उस पर 85 पैसे की बजाय ₹1 मुनाफा बढ़ाने की पेशकश की है। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने यह बताया कि पेट्रोल पंप मालिकान के नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स ₹9 का इजाफा चाहते हैं अपने मुनाफे में, जो चंद कंपनियों को नवाजने के लिए नहीं हो सकता। उनके मुताबिक मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में मौजूद है, जिस पर आइंदा 10 दिनों में जो इजलास है उसमें जायज़ जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बज़िद है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, स्ट्राइक जारी रहेगी। डीलर्स के मुताबिक पेट्रोलियम पर मार्जिन गुज़श्ता 3 साल से नहीं बढ़ाया गया, जबकि अखराजात बेपनाह बढ़े हैं। लेकिन ओगरा के बकौल रवां बरस जनवरी में पेट्रोल पर मार्जिन जो है वो ₹3.70 फी लीटर था, जो अब ₹3.90 जो है वो फी लीटर है, यानी 21 पैसे का इजाफा किया गया था। ये बुरान कैसे टलेगा? अवाम की जो जिंदगी अजीरन बन चुकी है कि घरों में चूल्हों में गैस नहीं है, बाहर पेट्रोल नहीं है, महंगाई ने अलग से परेशान किया हुआ है, गैस भी नापैद हो चुकी है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन नोमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपने मुनाफे में इजाफा चाह रहे हैं, हुकूमत उतना नहीं चाह रही जितना आप चाह रहे हैं। परेशान और ख्वार जो है वो अवाम हो रहे हैं, ना उनको अवाम की फिक्र है ना आपको अवाम की फिक्र है। जी सर, इसमें यह है कि अवाम का फिक्र करना तो हम भी अवाम ही हैं, मेरे समेत सब अवाम हैं। तो अवाम का फिक्र करना जो वो है गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टाइमली अपने डिसीजंस ले और ताकि ये प्रॉब्लम ना बने। ये स्ट्राइक कोई एक दिन में नहीं हुई और इसके पीछे जो है काफ़ी तगोदो की गई है, काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग हुई है, उसके बाद ये हुई है। काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी सारे जो हैं वो उस पे सेमिनार और सब कुछ हमारे एसोसिएशंस के गवर्नमेंट के साथ टॉक्स और फिर वर्किंग्स हुई हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ें सबमिट करवाई हैं। हमाद अज़हर साहब ने एग्री भी किया है कि जी इनका मुनाफा बनता है। और अब वो जायज़ मुनाफा किस चीज़ को कह रहे हैं और नाजायज़ मुनाफा किस चीज़ को कह रहे हैं, इस चीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हमने इनको वर्किंग करके दी है सर कि जो हमें ₹3.91 दिए जा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, वो सफिशिएंट नहीं है। उसके ऊपर हमारे ना काफ़ी सारे चार्जेस हैं। जो हमारी OMCs होती हैं वो उसके ऊपर फ्रेंचाइज फीस लेती हैं हमसे, जो कि तकरीबन 70 से 80 पैसा पर लीटर है। और उसके बाद आपको जो डिलीवरी अच्छा, बट साहब ये मैं आपसे पहले कतई कलामी की माफ़ी, आपसे पहले ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। मुझे ये बताइएगा कि अब क्या हुकूमत से आपके मुज़ाकरात जारी हैं? कोई चांसेस हैं कि आज रात या कल जो है ये खोल दिए जाएं पेट्रोल पंप्स? नहीं सर, पेट्रोल पंप तो अभी नहीं खुलेंगे। हमारे चेयरमैन साहब हैं समी खान साहब, वो हमारी क़यादत कर रहे हैं। जो उनका फैसला होगा हमारा मुश्तरका वही होगा फैसला। तो अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है हमारे पास कि हम आपको बता सकें। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा ब्रीफली कि आप ये कह रहे हैं हमाद अज़हर साहब एग्री कर गए थे मुनाफे पे,
तो जितना मुनाफा आप मांग रहे हैं उसी पे एग्री कर गए थे या सिर्फ कहा था कि चले बढ़ाते हैं बैठते हैं, सिर्फ ये कहा था आपको? सर उसके ऊपर ना इन्होंने हमें कहा था कि 17 नवंबर तक हम आपको ना ईसीसी से अप्रूव करा के दे देंगे। बेसिकली 17 तारीख की इन्होंने हमें डेडलाइन दी थी कि 17 तक हम वी विल गेट इट डन फ्रॉम द ईसीसी, जो कि सर नहीं हो सकी। तो आप तो 6% बढ़ाना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी 20 पैसे बढ़ा दें। एग्री किस पे किया था कि कितने बढ़ाएंगे? ईसीसी में क्या अप्रूव होना था? सर ईसीसी में इन्होंने समरी जो भेजी है वो 99 पैसा की हमने सुनी हुई है, जो मीडिया पे चल रहा है कि 99 पैसा जो है वो इंक्रीज के लिए। तो मतलब अगर 99 पैसा हो जाए तो आप मान जाएंगे ईसीसी वाली समरी? सर ईसीसी में क्या अप्रूव होता है ये तो हमें अभी नहीं पता। इन्होंने जो भेजा है वो तो नहीं अप्रूव करवाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो वो भी डिडक्ट करेंगे। तो इतने में हमें वारा नहीं है, 6% बनता है हमारा 8.25 ठीक है। अच्छा बट साहब, हमारे साथ इमरान हफीज हमारे रिपोर्टर इसी से मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा क्या सिचुएशन है और आवाम किस कर्ब और तकलीफ से, आप इस वक्त भी एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और हमें नजर आ रहा है कि लंबी लंबी कतारें हैं। जी ओवर टू यू इमरान। हाँ जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो सूरत हाल है वो खासी जो है वो परेशान कुन है। जो आम पेट्रोल पंप्स हैं जो मकसद प्राइवेटली हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके बाद जो है वो जो दो कंपनीज हैं, शेल हो गया और इसके अलावा पीएस हो गया, इनके पंप खुले हुए हैं और यहाँ पर खासी कतारें जो हैं वो लगी हैं। तकरीबन पेट्रोल लेने के लिए तकरीबन आधा घंटा कम से कम जो है वो एक गाड़ी को लग रहा है। अगर थोड़ा सा हम कैमरा पैन करें तो दिखाएं कि आपको ये सूरत हाल है। ये देखें लाइनों पर लाइनें लगी हैं, रोड के ऊपर भी जो है वहाँ तक कतार गई हुई है। ज़रा आमिर तरह कैमरा ज़रा घुमाइएगा, थोड़ा सा ये दिखाइए कि कतार यहाँ पर लगी हुई है। और आवाम जो है वो इस चीज़ को कह रहे हैं क्योंकि ये इजाफे वाला मामला है। तो पहले ही मकसद आवाम रो रही है कि भाई ये जो मौजूदा पेट्रोल की कीमत है ये इसने हमारी कमर तोड़ दिया, मज़ीद इजाफा हमारा क्या हाल करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आवाम ने यह भी कहा है कि अगर ये फैसला अगर इसका बढ़ाने का हो रहा है तो ये आवाम के हक में नहीं होगा, ये आवाम के साथ जो है वो बिल्कुल नाजायज़ होगा। जी ठीक है जी, इमरान हफीज, थैंक यू। नुमान भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, रिक्वेस्ट ही करेंगे हुकूमत वक्त से कि आपने पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा तो दी हैं, लेकिन ये तो इंश्योर करवा लें कि आवाम को एक तरफ गैस नहीं है, बिजली अलग से आपने बढ़ा दी है, मतलब घरों में खाना नहीं पक रहा, बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सकते, पेट्रोल वगैरह भी नहीं है। तो ये जो इंतज़ामी एक बहरानी कैफियत पैदा हो रही है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि इसको जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म करवा दें। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़िब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए।